हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पहले मॉडल पेपर के बाद अब दूसरे मॉडल पेपर की बात कर लेते हैं मैथ के। चलिए, लेकिन उससे पहले आपके लिए थोड़ी सी एक शायरी कि ठंड बहुत पड़े छुरा रजाई में पड़े, रीट माता का प्रकोप बढ़े तो सरकारी पीडीएफ आना पड़े, क्योंकि हम आपको देते हैं फ्री की पीडीएफ जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाए। चलिए, सवाल को अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है हमारा दशमलव भिन्न दो 2.265 को आपको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले आप इसको अपॉन में लिए पी वाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे। पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लाएंगे? पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उतना आप एक के नीचे एक के पीछे जीरो लगा दें, यानी 3 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, यानी जैसे ही पॉइंट हटेगा तब। ठीक है, अब आप इसको 5 की टेबल हम काटते रहेंगे और जब तक कि एक पूरी तरह से कट ना जाए। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 5 की टेबल में ये 4 बार में, और उसके बाद में 5 की टेबल में ये 5 बार में, उसके बाद में 3 बार में, उसके बाद में ये आ जाएगा 200 बार में। यानी कि अब ये 5 की टेबल में नहीं कटेगा और ना ही किसी और की टेबल में कटेगा, सेम टेबल में। तो इसको हम जो है इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या को आपको काटते रहना जब तक कि वो सेम एक ही टेबल में ना कट जाए, यानी कि आगे और कटने की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। 25 पैसे के आपके पास 15 सिक्के हैं तो उसका मूल्य किसके बराबर होगा? ऑप्शन में नीचे दिए गए हैं उसके अनुसार। चलिए, अब 25 पैसे हैं तो जैसा कि मेरे को पता है कि 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 25 पैसे यानी 4 अगर मैं सिक्के मिलाऊंगा 25 के, तब जाके मेरे पास 1 रुपया बनेगा। तब जाके मेरे पास क्या बनेगा? 1 रुपया बनेगा। ठीक है, यानी कि तब जाके मेरे पास एक क्या बनेगा? रुपये बनेगा, जब मैं 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाऊंगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 12 सिक्के मिला दिए, यानी यदि मैं क्या किया, यदि मैंने 12 सिक्के मिला दिए 25-25 के, तो मेरे पास कितने सिक्के हो गए, कितने रुपये हो गए? तो मेरे पास आपका हो गए 3 रुपये हो गए। ठीक है, कितने रुपये हो गए? 3 रुपये। लेकिन अभी भी 12 सिक्के अगर मिलाएं तो मेरे पास 3 रुपये हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास 3 सिक्के और बाकी हैं, और जब मैं 3 सिक्कों को मिलाऊंगा तो मेरा जो आंसर बनेगा वो 75 पैसे बनेगा। 25-25 के अगर 3 सिक्के हैं मेरे पास तो पैसे कितने बने? 75 पैसे। यानी कि 3 रुपये और 75 पैसे मेरा क्या होगा? इसका मूल्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि 3 रुपये और 75 पैसे। चलिए, आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न को आपको सॉल्व करना है। तो भिन्न को सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करोगे तो 13/91 और माइनस में आप करोगे 1/7। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 91 आएगा और 91 आएगा। अब 91 में एलसीएम आया तो 13 का 13 रहेगा, और 7 को जब आप 91 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 13। यानी 13 में से 13 में माइनस करूँगा तो जीरो, यानी कि ये जो पूरा भाग है वो क्या आ गया? जीरो। यानी ये क्या बन गया? जीरो, शून्य बन गया। सिंपल सी बात है। चलिए, यहाँ पे ये भाग शून्य बन गया तो हमारा आंसर क्या बचा? 33/55। लेकिन 33/55 तो आंसर में है नहीं, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 33/55 को काटना पड़ेगा, यानी आंसर ये कटेगा। सिंपल सी बात है। तो जब कटेगा तो किसके पाड़े में कटेगा? 11 के पाड़े में, 11 के पाड़े में 3 बार में, और 11 के पाड़े में 5 बार में, यानी कि 3/5। यानी कि पहला ऑप्शन नंबर ए जो हमारा आंसर सही हो जाएगा कि 3/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास 10,000 रुपये थे एक व्यक्ति के पास, उसने उधार लिए और 10% 10.5 की दर से, और 3.5 वर्ष के लिए। 3.5 का वर्ष मतलब है कि आधा साल। आधा साल मतलब 6 महीने। ठीक है, यानी कि 3 साल और 6 महीने के लिए उसने उधार लिया। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए ये सिंपल सा तरीका। चलिए, अब किसी भी हम अगर हम निकालते हैं ब्याज को, तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं? हमारा ब्याज निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू रेट, यानी जो ब्याज की दर है इंटू समय, और अपॉन में क्या होता है? 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में। चलिए, ये हमारा फॉर्मूला, इसी को हम यूज़ करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? 10,000 जो रुपए हैं हमारे, जो हमने उधार लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपनी ब्याज की दर से, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी साल, जो भी हमने जितने जितने महीने या जितने साल के लिए लिया है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। अब 100 को मैं काट दूंगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से। उसके बाद मैं अगर पॉइंट को हटाता हूँ ऊपर वाले, तो नीचे क्या आ जाएगा? एक और 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, एक एरी एक एरी। तो यहाँ पर कितना आ गए? 2 जीरो। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया, बचा हमारे पास 105 और 35। अब इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर देते हैं। 105 इंटू 35। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 3,675। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। चलिए,
अब इस आंसर के बारे में हमें तो चाहिए कुल जमा राशि, यानी कि हमें क्या कुल कितनी जमा राशि जमा करवानी है, यानी कि 10,000 तो हमने लिए ही थे, उसके बाद हमारे पास ब्याज भी बढ़ गया 3,675 रुपये, तो हमें टोटल रुपये कितने जमा कराने हैं, 13,675। ठीक है, ये हमें टोटल रुपये अगर जमा करवाना, अगर ब्याज पूछा होता तो हमारे पास आंसर क्या होता 3,675, लेकिन हमें को टोटल राशि पूछी है कि हमें टोटल राशि कितनी जमा करवानी है, तो वो कितनी हो जाएगी 13,675। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 44 सेंटीमीटर वर्ग वाले बेलन भुजा वाले, ठीक है, भुजा वाले वर्ग को आप क्या बनाते हो, बेलन बनाते हो, क्या बनाते हो, बेलन। ठीक है, यानी कि ये आप राउंड करते हो, उसको क्या बनाते हो, बेलन बनाते हो, और फिर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग, ठीक है, ये एक वर्ग है, इसकी जो भुजा है वो क्या है 44 सेंटीमीटर। अब मैं इसको राउंड करूंगा, इसको मैं घुमाऊंगा तो क्या बनेगा, एक बेलन। ठीक है, यानी एक कागज़ को आप घुमाओगे, राउंड करोगे उसके भुजा के अनुसार, तो उसका क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। ठीक है, बेलन जानते हो, ये वाली चीज़ जो है वो बेलन हो जाएगी। ठीक है, सिलेंडर हो जाएगा एक हिसाब से। अब अगर मैं इस चीज़ को घुमाऊंगा, ये जो साइड है, ठीक है, ये 44 सेंटीमीटर है और ये भी साइड 44 सेंटीमीटर है, तो ये जो 44 सेंटीमीटर है ये इसकी क्या बन गई, परिधि। इसको अगर आप राउंड करोगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी परिधि बन जाएगी, यानी कि ये जो है इसकी परिधि बन गई। और ये जो चीज़ है वो अभी तक 44 सेंटीमीटर है, यानी ये बीच की जो चीज़ है वो हाइट जो है वो अभी भी 44 सेंटीमीटर ही है, यानी कि इसकी हाइट 44 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है। और हमें जो है अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πr h+r। ये हमारे क्या होता है, फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। चलिए फिर निकालते हैं। अब मैंने कहा कि ये अगर मेरे पास h है, h कितनी है 44, अब मेरे पास r नहीं है, तो r पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे संपूर्ण जो मेरे पास जो परिधि आई है उससे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, परिधि क्या होती है वक्र की, 2πr, जो कि कितनी है 44 है। अब इस 44 से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, r निकालनी पड़ेगी। ठीक है, निकालते हैं चलो, 44। ठीक है, अब 22 से 22 के टेबल में 2 बार में, और ये 2 बार में 2 कट गया, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, आर को 7 को उधर भेजूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा 7। ठीक है, आंसर क्या बचेगा मेरे पास 7। चलिए, तो मेरे पास आर आ गई, मेरे पास एच आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं निकाल लूंगा आसानी से। चलिए फिर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2πr/h+r। ठीक है, यही हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 7 से 60 मैंने काट दिया, यहाँ पर क्या बचा 51, यानी कि हमारा आंसर 22 इंटू 44 इंटू 51, ये हमारा आंसर करना है, क्वेश्चन करना है। तो 44 इंटू 51 अगर मैं करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2244। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, करके देख लेना आप, मल्टीप्लाई करके आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले वापस इस चीज़ को देख लेना कि जब भी आप किसी भी आयत या वर्ग को, ठीक है, जब भी किसी आप आयत या वर्ग को जब आप फोल्ड करोगे, ठीक है, जब आप फोल्ड करोगे उसकी भुजा के अनुरूप, तो एक क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। और सिलेंडर से आपको क्या निकालनी है, जो भुजा है उस हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, वो वक्र पृष्ठ, ये जो क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। और उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो क्या बन जाएगी, ये सेम जो उसकी भुजा है वो इसकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इस परिधि से आपको क्या निकालनी पड़ेगी, आर निकालनी पड़ेगी। और हाइट आपको दे रखी है तो एच आपको निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आर निकालने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, और परिधि क्या होती है, विड्थ की 2πr। ये सारे जो फॉर्मूले हमने PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो आप जाके फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक 4,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का एक व्यक्ति 10 चक्कर पूरे करता है, तो कुल उसने कितनी दूरी तय की है। सिंपल सा सवाल है कि एक वर्ग है, ये मान लो वर्ग है, ठीक है, इसका जो है किसी ने क्षेत्रफल, ये अंदर की चीज़ क्या होती है क्षेत्रफल, और बाहर की जो ये परिधि होती है ये क्या होती है, उसकी परिमाप होता है। बाहर का जो सीमा होती है वो क्या होती है, उसका परिमाप होता है। अब उसके उसने 10 चक्कर लगाए, तो मुझे पता करना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी कि मुझे परिमाप को क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर एक बार परिमाप मैंने निकाल लिया तो उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तब जाके मेरा क्या आ जाएगा, जो है इसका जो कुल दूरी तय करने की आ जाएगी। लेकिन मेरे पास अगर परिमाप निकालना है तो मुझे भुजा चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। तो भुजा निकालने के लिए मुझे क्षेत्रफल से क्या निकालना पड़ेगा, भुजा। तो भुजा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, जो कि क्या है 4,900। अब इस भुजा को स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो वो रूट में चला जाएगा। तो 4,900 का रूट क्या होता है 70। तो 70 जो है इसकी क्या आ गई, भुजा। 70 इसकी क्या आ गई, भुजा। अब मुझे क्या करना है इसका, अब मुझे निकालना है इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। भुजा क्या है 70, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2,280। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, 10 चक्कर लगाए, ये तो एक चक्कर का है तो 10 चक्कर का 10। ठीक है, यानी कि 2,800।
ठीक है, यानी कि 2800, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस इस चीज़ को वापस देख लेना आप कि मैंने कि एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसका आपको परिमाप निकालना है, क्योंकि 10 चक्कर चक्कर जो है परिमाप के अनुरूप लगाया जाता है सीमा के चारों तरफ। अगर अंदर की कोई चीज़ होती तो क्षेत्रफल की आवश्यकता होती, लेकिन इसने परिमाप। ठीक है, तो परिमाप करने में निकालने के लिए माफ करना, चलिए ठीक है, मैंने कहा आसान। ठीक है, इस हिसाब से आप जो है परिमाप निकाल के उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। अगला देखते हैं, एक 7 ठीक है, सातों क्वेश्चन क्या है कि 2 मीटर और 2.5 और मीटर वाले टैंक में आपको जो है क्या भरना है, पानी आप जो है भरते हो एक नल से जिसकी जो है गति इतनी है, तो कितना समय लगेगा, तो आपको समय निकालना है। अब सवाल ये उल्टा भी हो सकता है कि आपको ये भी पूछ सकता है कि आपको इतना इसका साइज़ दे दिया और आपको दे दिया समय, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि वो कितनी देर में भरेगा। ठीक है, ये भी आपको गति भी पूछी जा सकती है वापस कि कितनी गति से जो है वो पानी भर रहा है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है सवाल। चलिए, तो हमें बात करनी है, पहला तो ये लीटर में है और ये है मीटर में, तो पहले मीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा लीटर में, या फिर लीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। अगर मैं मीटर को चेंज करूँगा लीटर में तो मैं एक जो मीटर क्यूब होता है, ठीक है, ये मीटर क्यूब, ये तीनों मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। ये चीज़ याद रख लेना कि एक मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया है। चलिए, तो 2 × 1.5 × 2, ठीक है, बराबर क्या है, अपॉन में आप लिखोगे 20 को। ठीक है, क्योंकि आपको मीटर जो है आपको क्या निकालना है, मिनट निकालना है, तो लीटर से लीटर जो है यहाँ पे कट जाएगा और आपका मीटर मिनट जो है वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे को पहले ये मीटर में था तो इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये मैंने 1000 से कर दी मल्टीप्लाई। अब 2 जीरो से मैं इसको जीरो को काट दूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, जिससे ये जीरो भी कट जाएगा। अब 2 से मैंने ये 2 काट दिया तो यहाँ पर बचा 15, 2 और 10, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 300। क्या आंसर आ जाएगा, 300, यानी कि 300 मिनट। अब मिनट को जो है हमें चेंज करना है घंटे में, क्योंकि आंसर जो है वो घंटे में दे रखा है। तो यहाँ पे अगर 300 मिनट को आप चेंज करोगे घंटे में तो क्या आ जाएगा, 5 घंटे में। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में 60 मिनट और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 को जब आप डिवाइड करोगे 0 से 0 कट जाएगा और 6 की टेबल में आप जो है 30 की बार आता है 5। ठीक है, तो 5 घंटे जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 घंटे में जो है वो ये जो है टंकी को भर देगा। ठीक है, और टंकी का साइज़ क्या होता है, तो सिलेंडर टाइप जो है घनाभ के टाइप में, ये अभी इसके आंसर के क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जो कि इससे डिवाइड करने पर और विभाजित करने पर प्रत्येक में 4 शेषफल देती है, यानी कि इन दोनों का मैं उससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 शेषफल आएगा। ठीक है, यानी कि मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो 12 को अगर मैं दूंगा पहले में तो मेरा जो है 4 शेषफल नहीं आएगा। हाँ, 4 शेषफल आ जाएगा, और अगर मैं दूसरी संख्या में देता हूँ तो मेरा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं 16 को देता हूँ तो 16 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं 16 को इससे डिवाइड करूँगा इन दोनों संख्याओं को, मेरा शेषफल जो है वो 4 आ जाएगा, जो कि आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करोगे तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, और जब आप छोटी से छोटी संख्या की बात करोगे तो आप क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना हमेशा कि एचसीएफ कब निकलता है और एलसीएम कब निकलता है। एलसीएम जब हाईएस्ट निकालना हो और एलसीएम जब जो है आपको क्या निकालना हो, लोएस्ट निकालना, और वो भी फैक्टर की बात होती है तो फैक्टर में। ठीक है, फैक्टर निकालना हो तो एचसीएफ निकलता है, और एलसीएम कब निकलता है, मल्टीपल निकालना हो तब निकलता है। चलिए अगली बात करते हैं। अब 11 से विभाजित करोगे तो 11 का आपको वाई का अधिकतम मान क्या होगा, तो 11 का आपको विभाजितता का नियम आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। यानी 5 6 6 5 वाई 8। ठीक है, क्या होता है विभाजितता का नियम, कि सम स्थान वाले जो चीज़ें हैं, सम स्थान पर चीज़ें जो हैं उनको जोड़ने पर माइनस जो विषम स्थान पर जो चीज़ें हैं उनको जोड़ने उनको उनको जोड़ कर उनको सम स्थान वाली चीज़ों से घटाना है। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा कि जो सम स्थान वाली चीज़ें हैं, यानी 5 हो गया और ये 6 हो गया, और ठीक है सॉरी, और ये 8 हो गया, तो ये सारी क्या विषम स्थान पे, ये 5, ये एक स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, और ये 5वें स्थान पे, और उसको फिर सम जो चीज़ें हैं उनको, ठीक है, सम स्थान वालों को जोड़ दिया आपने, विषम स्थान वालों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उसको आपस में घटाना है। क्या करना है, जोड़ने के बाद आपस को घटाना है, तो आपका जो है आंसर जो है वो 11 से डिवाइडेबल होना चाहिए। अगर वो डिवाइडेबल है तो आपकी पूरी संख्या डिवाइडेबल है, नहीं तो आप जो है 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है 5
विषम संख्या के 5 है, फिर क्या है 6 है और फिर 8 है, ठीक है। और फिर विषम स्थान पे क्या है, सम स्थान पे क्या है 6, उसके बाद 5 है, उसके बाद में y है। यानी कि ये जो चीज़ है ये तो आपस में कट जाएगी, माइनस जब मैं करूँगा तो ये 6 से 6 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा। यानी यहाँ पर ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि इसको या तो 11 बनाए या फिर 8 बनाए। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या, सॉरी 11 बनाए या तो फिर क्या बनाए 0 बनाए, तभी जो है वो 11 से डिवाइडेबल होगा, ठीक है, वरना वो 11 से भाग उसका पूरा पूरा नहीं जाएगा। यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो ऐसा करती है, तो यहाँ पर एक ही संख्या है जिसको मैं अगर माइनस करूँगा 8 से तो वो 0 देगी, वो क्या है 8 खुद, ठीक है। 8 को अगर मैं 8 से माइनस कर दूंगा तब जाके मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा जो कि 11 से भाज्य है, वरना वो कोई भी संख्या जो है अगर मैं उसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास जो है 11 से भाज्य वो संख्या नहीं होगी, ठीक है। इस नियम को याद कर लेना, 11 का विभाज्यता का नियम। बाकी जो विभाज्यता के नियम है वो भी हमने PDF में डाल रखे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1 से लेकर 10 तक विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो पहली जो संख्या है वो 3 से भाज्य नहीं है। दूसरी संख्या की बात करोगे यानी 1 से लेकर 10 तक सभी से वो भाज्य होने चाहिए, यानी उसमें 3 भी आता है, उसमें 5 भी आता है, उसमें 7 भी आता है, उसमें 8 भी आता है, उसमें 9 भी आता है, तो वो सभी से विभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो पहली जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि आप जोड़ोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सॉरी 3 से क्या 7 से, पहली जो संख्या है वो 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा पहला। अब दूसरी जो संख्या है वो सभी से विभाजित है, अगर आप चेक करोगे तो ये जो है 7 से विभाजित है, 3 से विभाजित है क्योंकि जोड़ने पर 12 आ रहा है, और बाकी संख्या जो है विभाजित है, ठीक है। लेकिन ये 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर जो है वो ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये 9 से विभाजित भी है, ठीक है। तो यानी आपको 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का चेक करना है और तब जाके आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। यानी कि जो लास्ट वाली जो संख्या है वो 9 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 10 से विभाजित है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से भी 0 और 5 जिसके होता है वो 5 से विभाजित होता है, तो ये 5 से और 0 से भी विभाजित है। चलिए, तो आपको सभी से विभाज्यता के नियम जो आपको चेक करना है, उसके बाद जो है आपको आंसर टेक करना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का। आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10, यही होती है। इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 89, जो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये आपको अंतर निकालना था। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान को आपको घटाना है, ठीक है। माइनस करोगे, 5 का स्थानीय मान क्या है 5000 और 3 का स्थानीय मान क्या है 30, इसको आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4970, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि 12 दर्जन जो पेन है उसका मूल्य जो है वो क्या है, सॉरी 12 दर्जन का मूल्य, पेनों का मूल्य कितना है 720 है, तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा, 25 पेनों का मूल्य किसके बराबर होगा आपको चेक करना है। तो 12 पेन यानी एक दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक दर्जन का मूल्य हो जाएगा आपका 60 पैसे, 60 रुपये। और एक दर्जन का अगर 60 रुपये है तो और एक दर्जन में कितने होते हैं 12, ठीक है। अगर एक दर्जन में क्या होते हैं, एक दर्जन बराबर किसके बराबर होता है 12 वस्तु के बराबर, 12 यूनिट के बराबर होता है। यानी कि एक यूनिट का एक जो पेन का मूल्य है वो क्या हो जाएगा, एक पेन का मूल्य, अगर आप एक पेन की बात करोगे तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 60/12, यानी कि वो हो जाएगा आंसर 5। अब मुझे 25 का निकालना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, तो क्या होता है 25 पेनों का मूल्य मुझे निकालना है। तो अगर एक पेन का मुझे मूल्य पता है कि वो कितना है, वो है आपका 5, और 5 का 25 का निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा 125, ठीक है। आसानी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक दर्जन का निकालना है, ठीक है। एक दर्जन का निकालने के बाद में आपको क्या निकालना है, एक पेन का मूल्य निकालना है। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जो भी मेरा आंसर है, उसके बाद मैं जो है आंसर क्या आया था मेरा 5 आया था, और 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, क्योंकि एक पेन का मूल्य अगर 25 है तो 5 का कितना 25 का कितना होगा 125, सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यदि 5 छात्रों का भार जो है 50 किलो है, ठीक है, और उसमें से एक छात्र जो है 70 किलो का चला जाता है, एक छात्र जो है वो 70 किलो का वो चला जाता है, तो औसत भार क्या होगा, ठीक है। यानी कि औसत भार कम होना चाहिए, सॉरी बढ़ना, चलिए देखते हैं क्या बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। अब देखो औसत होता क्या है, औसत होता है टोटल जो संख्या है, ठीक है। टोटल जो संख्या है उसको आप नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करते हो, नंबर से डिवाइड करते हो तब आपका क्या आता है औसत आता है, तब आपका क्या आता है एवरेज आता है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास एवरेज दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है टोटल नहीं दे रखा, मुझे एवरेज दे रखा है और संख्या दे सकी है कि 5 बच्चे हैं उनका औसत
50 है, यानी टोटल जो है वो क्या हो जाएगा, 5 को उधर में लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भाग में तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा गुणा में, यानी 5 × 50 कितना हो जाएगा, एक 250। आंसर क्या हो जाएगा 250, यानी कि पूरा टोटल जो है वो 250 है, और उसमें से 70 किलो का बालक जो है वो चला जाता है, तो 70 माइनस कर दूंगा मैं, क्योंकि वो वहाँ से चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद माइनस करूंगा तो 2, 15 में से 8 और 180, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ गया 180। तो 180 किलो जो है बचा है, लेकिन 180 किलो किलो कितने का बचा है, तो 4 बच्चों का, कितने बच्चों का 4, क्योंकि एक बच्चा तो चला गया ना 5 में से, तो कितने बच्चे बचे 4 बच्चे। अब उन 4 बच्चों को मुझे 180 में डिवाइड करना है, तभी जाके मेरा क्या आएगा, नया एवरेज आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो कितना आएंगे 4 16 बार में, और 2 बचेंगे तो 20 आएगा 25, यानी कि 45 किलो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 45 किलो। इसको चीज़ को वापस देख लेना, मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एवरेज जो है कैसे निकलता है, टोटल फिर नंबर अपॉन एवरेज, ठीक है। अगर आपको एवरेज दे रखा है और आपको नंबर दे रखा है तो आप टोटल निकालोगे पहले, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, जो कि एवरेज कितना है 50 है, ठीक है, और नंबर कितना है 5 है, तो 50 × 5 कितना हो जाएगा, 50 × 5 होगा 250, और 250 में से अगर मैं एक बच्चे को निकाल देता हूँ, एक बच्चा 70 जो किलो का निकल जाता है, तो कितना बचेगा 180, और 180 को मैं 4 से अगर डिवाइड करूँगा, क्योंकि एक बच्चा चला गया तो 4 बच्चे बचेंगे, तो 4 बच्चों का क्या हो जाएगा 45 किलो। तो नया जो है वो क्या हो जाएगा, जो आपका भार जो है वो क्या हो जाएगा 45 किलो, ठीक है। अगर किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने पर 570 5% की अगर हानि होती है, तो हानि पर आप जो है 570 में आप बेचते हो, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 5% की हानि कब हुई, जब मैंने उसे 570 में बेचा, यानी कि ये जो चीज़ है वो कितने की है 95 की है, यानी कि मेरे पास अगर 100 रुपये की चीज़ थी, 100% की वैल्यू, ठीक है, अगर मेरे पास कोई 100 की चीज़ थी, उसको मैंने 5% की हानि में बेचा, यानी कि मैंने 95% में बेचा, और 95% की वैल्यू क्या है 570। अब मुझे 100% की निकालनी है, तो 100 को मैं ऊपर रखूँगा, जो भी आपको परसेंटेज निकालना है उसको आप ऊपर रखिए, और जिससे निकालना है यानी 95 से निकालना है तो मैं नीचे रखूँगा इंटू 570। अब इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। किसकी टेबल में कटेगा 19 की टेबल है, 19 की टेबल में ये 5 बार में, और 19 की टेबल में ये आपका कट जाएगा 3 बार में, 30 आ जाएगा आंसर, और ये 5 की टेबल में कट जाएगा 20 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 × 30 कितना हो जाएगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वापस इस चीज़ को देख लेना आप, वापस क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि अगर 5% की हानि होती है, तब होती है जब आप 570 में उस आर्टिकल को बेचते हो, उस वस्तु को बेचते हो, ठीक है, और फिर जो है आपको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि जो है 5% की हानि हुई, तो मैंने उस वस्तु को कितने में बेचा 95% में बेचा, और मुझे निकालना कितना है 100%, तो 100% ऊपर रखूंगा मैं, और 95 को नीचे रखूंगा, और इंटू 570 करूंगा, और 570 को 95 से 19 की टेबल में काट दूंगा, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कट कुटा के जो भी आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाता कि वो हानि कितने रुपए में है, तो आप उसका भी बता देते कि अगर आपने 600 की चीज़ 570 में बेची है, तो आपको हानि रुपए में कितनी है, तो 30 रुपये, ठीक है। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी विद्यालय में साफ करने पे 12 छात्र 7 घंटे करते हैं, ठीक है, 7 घंटे में करते हैं, 12 छात्र जो है लग के 7 घंटे में करते हैं, ठीक है, यानी उन्होंने काम किया, कोई विद्यालय में 12 विद्यार्थियों में 7 घंटे में काम किया, ठीक है। अगर उसी काम को कितने जो स्टूडेंट हैं वो 6 घंटे में करेंगे, यानी स्टूडेंट की संख्या बतानी है। अगर मैं घंटों को कम कर दूंगा तो यानी बच्चों को ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी इन दोनों का जो काम है वो तो बराबर ही है ना, इनने और इसने जो काम किया वो तो बराबर किया है, तो इसलिए इन दोनों के मल्टीप्लाई को आप बराबर में रखोगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं काट लूँगा, 12 6 की टेबल में कितनी बार में कटेगा 2 बार में, तो 6 इंटू 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि स्टूडेंट जो है मुझे 14 चाहिए, अगर मुझे 6 घंटे काम करवाना है, अगर मुझे 6 घंटे में काम खत्म करना है तो मुझे स्टूडेंट ज़्यादा चाहिए, यानी कि कितने चाहिए 14 स्टूडेंट चाहिए, तब जाके मेरा काम जो है 6 घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो काम को बराबर कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से करना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझना पहले क्या कह रहा है वो, कि एक दीवार है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, ठीक है, वो कितनी है 20 5 और 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, या मीटर वालों को आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो, ताकि आपसे सवाल ईजी हो जाए, क्योंकि अगली जो ईंटों की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो आप सारों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम इसको सेंटीमीटर में बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एक दीवार है, ठीक है, उस दीवार में आपका एक दरवाज़ा भी है, ठीक है, एक क्या है दीवार में एक दरवाज़ा है, और उसको बनाने के लिए आपको इतने सेंटीमीटर वाली ईंटों की आवश्यकता है, तो कितनी जो है ईंटें आपको चाहिए वो आपको बताना है कि मुझे कितनी ईंटें चाहिए। तो मैं आयतन को अपने डिवाइड में कर दूंगा तो मुझे आज पता चल जाएगा कि मुझे कितनी ईंटें चाहिए, लेकिन इसमें एक फैक्ट क्या है कि इसमें आप दरवाज़ा भी है। अब पूरा जो
दीवार है उसको दरवाजे से नहीं, आपको जो है ईंटों से नहीं चीरना, उसमें आपको जगह छोड़नी है उस दरवाजे की, ताकि वहाँ पर एक दरवाज़ा फिट हो सके, ठीक है। तो उस दरवाजे का आयतन जो है, उसका क्षेत्रफल जो है आपको माइनस करना पड़ेगा इस दीवार के आयतन से, ताकि आप जो है वो सही जो है ईंटें बता पाओ कि आपको टोटल ईंटें कितनी चाहिए। वरना जो है आप दीवार को भी, दरवाजे को भी जो है ईंटों से ढक दोगे, फिर आओगे और जाओगे कैसे, ठीक है। सिंपल सी बात हो जाएगी, ना आना ना जाना, सिंपल गैर पूरा जो है घर आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो आपको जो है गला जगह जो है वो खाली जो है छोड़नी है, ठीक है। अब जगह खाली कैसे छोड़ोगे, उस आयतन को घटा दोगे, उस क्षेत्रफल को घटा दोगे जो दरवाजे का है, ठीक है। यानी पहले मुझे निकालना पड़ेगा उस दीवार का क्षेत्रफल, मुझे उसका निकालना पड़ेगा दीवार का क्षेत्रफल, और तभी जो है मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है 20। अब मैं इसको मीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, यहाँ पे हो जाएगा 500, और यहाँ पे हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इसका आयतन हो गया। तो इसको मैं अगर टोटल मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 × 5 25, 25 × 50 यानी 50। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 0। अब ये तो हुआ किसका, सेंटीमीटर में, किसका हुआ आपका दीवार का, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया वर्ग सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसको मीटर। अब इसको दरवाजे को माइनस कर देंगे, ठीक है। दरवाजे को माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दरवाजे को मीटर वाले को आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे, कितना हो जाएगा 200, 150 और 150, 200 150 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 300, यानी कि 3000, 30,000, ठीक है। अब 30,000 को इसको माइनस कर दोगे आप, तो कितना बच जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 4 9 9 7 0 0 0 और 0, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इस चीज़ को आपको डिवाइड किससे करना है, आपको सेंटीमीटर वाले से डिवाइड करना है, तो आपको डिवाइड करेंगे, बाकी सबको हटा देते हैं अपन। चलिए अब इसको डिवाइड करना है अपन को। 25 × 16 × 10, ठीक है। 25 × 16 × 10, इससे डिवाइड करना, जीरो से आप जीरो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है इसका। अब 25 को आप डिवाइड करोगे तो ये 25 के टेबल में आ जाएगा 1000। इसको 1000 को आप अलग कर लोगे, यानी इसको मैं 1000 अलग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो सवाल करने में, ठीक है। यानी कि मैंने इसको 1000 को अलग कर दिया। अब इस 1000 को मैं काट लेता हूँ, तो आ गया 40 आंसर। अब 16 की टेबल में ये कट जाएगा, 5 की टेबल में नहीं, 8 की, चलो काट लेते हैं इसको। 4 की टेबल में ये कट जाएगा आपका 8 बार, 4 बार में, और ये 4 की टेबल में आपका 10 बार में, और वापस आप 2 की टेबल में और 5 की टेबल में, ठीक है। चलिए अब 2 की टेबल में करता नहीं है ये, तो अब पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो पॉइंट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा, आप इसी हिसाब से आप आंसर को निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मासिक वेतन निकालना है। मासिक वेतन अगर किसी का है, ठीक है, इतना है 3 लाख है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 3 लाख है तो 60 डिग्री खर्च होता है उसकी शिक्षा पर, और फिर 120 डिग्री जो है वो खर्च होता है किस पे, घर सामान में, ठीक है। तो शेष राशि जो है कितनी बचेगी, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है 3 लाख, और अब देखो टोटल डिग्री जो है वो कितनी बाकी है वो आप निकाल लो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, 120 और 60 कितने हो गए 180, यानी 180 उसका खर्चा हो गया, ठीक है। अब 180 में से अब टोटल जो पाई चार्ट जो होता है वो कितने का होता है, गोल होता है 360 का होता है। टोटल पाई चार्ट कितने होगा 360 का, 360 में से 180 चले गए तो बचे कितने 180। उस 180 का आपको निकालना है शेष, यानी कि 180 कितना होता है 360 का 50%। 180 कितना होता है 60 का, 360 का आधा, यानी कि 50% होता है। अब 50% आपको निकालना है, तो आसान नहीं है कि 3 लाख का आधा कितना होता है, 3 लाख का आधा होता है 1.5 लाख, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको पहले कौन निकालना है कि ये कौन कितने का है, फिर आपको पता करना है शेषता। तो ये मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 180, और 180 को मैं 360 में से घटाऊंगा, पाई चार्ट जो है 360 का होता है। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो 180 बचेगा, जो कि कितना होता है आधा होता है। अगर 3 लाख का मैं आधा करूँगा तो कितना होता है 1.5 लाख होता है, ठीक है। आसानी है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। चलो 1900 सवाल। 12 पेंसिल का क्रय मूल्य जो है वो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब मैंने कहा कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके बराबर है। अब इसको मुझे क्या करना है, लाभ कितना परसेंट होगा, ठीक है। लाभ निकालने के लिए आपको पहले इसका रेशियो चाहिए, रेशियो निकाल लो। CP इधर चला जाएगा, SP इधर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर आ गया 20 और यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। यानी कि मेरे को यहाँ पे घाटा हो रहा है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है, लाभ नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, यहाँ पे मैं काट दूंगा इसको, 5 और 3, यानी कि 2 का घाटा हो रहा है 3 पर, यानी कि सॉरी 5 की कोई चीज़ थी उसको मैंने 3 में बैठा, यानी कि मुझे 2 का घाटा हो रहा है, ठीक है। कितने का होता है मेरे को, 2 का घाटा हो रहा है, 2 का घाटा हो रहा है 5% पे, यानी कि अगर मैं 100% के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मैं परसेंट निकालने के आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप काटोगे 5 की टेबल में 20, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 40, यानी 40% का आपका हो रहा है घाटा हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इनको बराबर करना है। 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य को 20 पेंसिल के क्रय मूल्य और जो भी है उसको बराबर करके फिर आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने की वस्तु कितने में आपने बेची है, उसके बाद आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। चलो, यदि एक व्यक्ति के पास जो है वो एक्स धनराशि है और कुछ धनराशि वह 20 रुपये प्रतिशत के हिसाब से उधार लेता है और 20 रुपये उधार देता है और 25% के हिसाब से बैंक को देता है, ठीक है। तो उसके पास टोटल जो मनी आती है वो कितनी आती है, 4500 आती है। अब आपको बताना है कि उस एक्स का यानी उस धनराशि उसके पास टोटल कितनी धनराशि थी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा 25% मैंने दिया और 20% दिया, ठीक है। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा परसेंटेज को तो मेरा कितना है, 4500, ठीक है रहा ये, ठीक है। चलिए फिर, यानी कि इन दोनों का परसेंटेज अगर मैंने जोड़ा तो वो कितना है, 45%, जो कि इसके बराबर है, इसके बराबर है। अब एक बात बताना, कोई 100% की वैल्यू थी, ठीक है, उस पर मैंने ब्याज कमाया 175, ठीक है, सॉरी 45 का ब्याज कमाया, ठीक है। उस ब्याज को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1% की वैल्यू आएगी 1000, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। अब इस 1000 का एक ये कितने की वैल्यू है, ये है 1% की, आप कहोगे 1% की है सर। अब 1% की है तो इसको 1000 की 100% की करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ के अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 100% हो गया, और यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया, 1,00,000, ठीक है। यानी कि मेरी जो वैल्यू है एक्चुअल जो मैंने उधार दी थी वो कितनी है, 1,00,000 है, ठीक है, वो कितनी है, 1,00,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,00,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आंसर हो जाएगा कि 1,00,000 जो रुपये मैंने उधार दिए थे, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, जो भी परसेंटेज है उसको आप जोड़ लो कि हाँ इतना परसेंटेज है, उसको ब्याज के बराबर रख दो कि हाँ कुल इतना आपने ब्याज लिया था, यानी 45% जो है आपने टोटल जो है आपने ब्याज के कमाए हैं, जो 45% किसके बराबर हैं, आपके बराबर हैं 4,500 के, 4,500 की। तो ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या आया था, सॉरी 4,500 है ना, मैंने 45,000 कर दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1,000 सही है, ठीक है, ये 10,000 सही है। अगर आप इसको सही 4500 करोगे, ठीक है, 4500 करोगे। अब उसको आप 45 से डिवाइड करोगे क्योंकि 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, 1% की आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100। उसको आप 100, अब ये तो है 1% की वैल्यू, अब इसको 100% की वैल्यू निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आंसर क्या होता है, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। एक जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकता वह विद्यालय में नहीं आ सकते, वो ये कथन किसका है, तो ये कथन है प्लेटो का। प्लेटो साहब ने कहा था ये, तो कथन जो है आपको याद कर लें, 1 नंबर का पक्का आएगा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो जरूरी होता है, किन बच्चों के लिए जरूरत है, मंदबुद्धि के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए, तो ये सभी लोगों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित क्या है, सही मायनों में गणित जो है वो क्या है, अमूर्त विज्ञान है, ठीक है। अंक गणित में शिक्षण का यूज होता है, अंक गणित को सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण का यूज होता है, विश्लेषण विधि का, ठीक है। कौन सी विधि का, विश्लेषण विधि का। चलिए आगे चलते हैं। गणित वह भाषा है जो परमेश्वर संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड के लिए लिख दिया है, यानी गैलीलियो, ये कथन किसका है, गैलीलियो का है, ठीक है। गणित शिक्षण को खेल विधि से पूर्ण करने के लिए अच्छा प्रयोग, पूरी तरह से अच्छा, सबसे अच्छा प्रयोग करने के लिए किस शिक्षक ने किया, यानी कि पूरा जो है गणित में खेल विधि का पूरा तरह से अच्छी यूज का जो है इंग्लैंड के किस शिक्षक ने ये किया था, अच्छे तरीके से यूज किसने किया था खेल विधि को गणित शिक्षण में, ठीक है। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने ये सारी जो चीज़ है ये की थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, फैक्ट है ये। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है, इस वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आप क्या कर सकते हैं, जो है इसका क्या नहीं कर सकते हैं, तो व्यापकता होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, विश्वसनीयता होती है,
अभिव्यक्ति नहीं होती, यानी आप अपने हिसाब से अपनी मन की बातों को नहीं रख सकते। ठीक है, ये थोड़ी सी एक इसका दोषपूर्ण विभाव है। निबंधात्मक क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप अपने नहीं रख सकते। उसमें आपको फैक्ट पूछे जाते हैं और जो ऑप्शन दिया जाता है उन्हीं में से आंसर आपको टिक करना होता है। जैसे कि ये ऑप्शन सी जो हमने टिक किया, तो ये फिक्स आंसर है, इसका फैक्ट है जो कि हमें टिक करना। आप अपने मन से हिसाब से क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, आंसर बना नहीं सकते, तार्किकता होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो ये उसका दोष हो जाएगा। ठीक है, मादिका निकालनी है। मादिका मैंने निकालना सिखाया था आपको। इसको आपको क्या करना है, ऑर्डर में लिखना है। 22 पहले आ जाएगा, फिर 24 आएगा, फिर आपका सबसे छोटी क्या 43 है, फिर 45 है, फिर 54 है, फिर 67 है, फिर 87 है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 7 है। यहाँ पे ये 4 हो गई, यहाँ पे ये 4 हो गई, बीच में आ गया 45। तो आंसर क्या हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर सी जो है मादिका हो जाएगी। तो अवरोही या आरोही क्रम आपको लिखना है, फिर बीच की संख्या को आपको चुनना है। ठीक है, चलिए, माध्यिका अगर 5 है और 10 माध्यक है, माध्य है, तो बहुलक क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये कितना हो जाएगा 15, ये 20, तो माइनस का जो 5 हो जाए इसका आंसर हो गया। वैसे माइनस का आंसर होता नहीं है, प्लस का आंसर होता है, तो इसका आप जो है सही कर लेना। यहाँ पर जो आप 15 करोगे तो सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन अच्छा है, वाई का मान निकालिए। RTI के समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये जो भुजा है ये आपस में कभी टकराएगी नहीं, ये और ये वाली जो भुजा है वो आपस में नहीं टकराएगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का ये चीज़ होती है। और समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो तिर्यक रेखा होगी, यानी ये अगर दो समान भुजाएं वाली रेखा समांतर रेखाएं हैं तो इसके बीच में ये तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है, यानी ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर होगा, बाहर वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, इसको वापस मैं इमेज से समझा देता हूँ सही तरीके से, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये वाला 60 जो कोण है वो इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी ये वाला 60 बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 60 का है, अगर ये पूरा 180 का होता है तो अंदर वाला कोण 60 को माइनस करोगे तब बचेगा 120 का, यानी वाई का मान क्या आएगा 120 डिग्री। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। चलिए, यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पीडीएफ जो क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे और मज़ा आएगा पूरी क्लास में। और इसके अलावा जो बाकी जो क्वेश्चन है जो है हमने पीडीएफ जो है वो क्वेश्चन मॉडल पेपर की वो अपने चैनल पे डाल दिए, टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आप देख के बताना आपको सवाल कितने अच्छे लगे और कौन सा सवाल आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। हम आपको सॉल्यूशन जो है उसको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।